जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी आज आपके समक्ष इस बोर्ड पर वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं हर बार जो वीडियो बनाता था वो स्लाइड पर बनाता था, लेकिन आज दोस्तों मैंने सोचा कि नहीं, जो बोर्ड की व्यवस्था हो गई है और मैं आप यहाँ पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, आपको पता है कि पर्यावरण की सीरीज के अंतर्गत हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें आज जो टॉपिक है वो है आपका सतत विकास। सतत विकास से मतलब है इंग्लिश में बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये सतत विकास क्या होता है दोस्तों? आपने शब्द तो कई बार सुना होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सतत विकास क्या है। तो दोस्तों देखते हैं क्या है सतत विकास से मतलब है दोस्तों कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर जब विकास किया जाता है तो वो कहलाता है सतत विकास। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि वर्तमान पीढ़ी तो साथ साथ में करेंगे विकास, लेकिन वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों को भी ध्यान में रखकर जब विकास किया जाता है तो वो कहलाता है सतत विकास। समझ में आ रहा है? जैसे आप समझ सकते हैं कि विकास की वह अवधारणा जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, यानी कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर अपन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे दोस्तों तो कहीं कहीं वो भविष्य के लिए, जो भविष्य की पीढ़ी है उसके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए वही बात है कि विकास की वह अवधारणा जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर विकास की दर को जारी रखा जाता है, वही कहलाता है सतत विकास। ठीक है, जो अगर नोट्स बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल दूंगा, कोई अगर वैसे तो दिख जाएगा आपको, लेकिन अगर नहीं दिखता है तो भी आप क्या कर लेना, मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। पुनः बोल रहा हूँ, सतत विकास क्या होता है, परिभाषा समझ लें। विकास की वह अवधारणा जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, समझ पा रहे हैं? विकास की वह अवधारणा जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर विकास किया जाता है, वही क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। चलो ये तो हो गया सतत विकास। अब आपको बता दूं मैं कि सबसे पहले सतत विकास के बारे में कहां पर चर्चा हुई थी। तो सबसे पहले एक पुस्तक थी जिसका नाम है द स्प्रिंग। ठीक है, ये नोट कर लेंगे, मैं पूछूंगा टेस्ट में आपसे। पुस्तक का नाम है द स्प्रिंग। ठीक है, ये द स्प्रिंग पुस्तक जो है लिखी थी रोकल कॉर्सन ने। किसने लिखी थी? रोकल कॉर्सन। ध्यान से सुन लेंगे, द स्प्रिंग नामक पुस्तक है जो लिखी है रोकल कॉर्सन ने। और कब लिखी थी? 1962, यानी कि 1962 में। 1962 में याद करो, भारत और चीन का युद्ध भी हुआ था, तो उससे रिलेट करके आप याद कर सकते हो। तो 1962 में रोकल कॉर्सन ने द स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी, और इसी पुस्तक में बताया गया था कि जो डीडीटी होता है ना, डीडीटी एक प्रकार का रासायनिक, क्या कह सकते हैं, रासायनिक प्रकार का एक पदार्थ है। तो डीडीटी क्या करता है, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा रहा था। यानी कि दोस्तों आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री जिनका रहा होगा 12th क्लास तक, उन्होंने बिल्कुल इसका डीडीटी का नाम सुना होगा। यहाँ तक कि 10th क्लास में भी डीडीटी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये डीडीटी क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है या कीटनाशक है। क्या है ये? एक प्रकार का कीटनाशक है। जब इस कीटनाशक का अपन प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जीवों को नुकसान पहुंचा रहा था। तो इसी का बात का जिक्र द स्प्रिंग नामक जो पुस्तक थी, जो कि रोकल कॉर्सन की थी, इसमें किया गया था। आपको बात समझ में आ गई है? मतलब जो रोकल कॉर्सन है, जिन्होंने 1962 में पुस्तक लिखी जिसका नाम था द स्प्रिंग, और द स्प्रिंग पुस्तक में इन्होंने बताया कि भाई डीडीटी का जो प्रयोग हम कर रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, वन्य जीवों को बहुत सारा नुकसान हो रहा है या बहुत सारे वन्य जीव नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड बात है, सबसे पहले जो सतत विकास है, इसके बारे में इसकी सही परिभाषा दी थी, वो क्या नाम था उस आयोग का? ब्रूटलैंड आयोग। क्या नाम है? ब्रूटलैंड आयोग। इस ब्रूटलैंड आयोग ने सतत विकास की परिभाषा अपनी रिपोर्ट, इनकी भी एक रिपोर्ट थी, इसका नाम था हमारा साझा भविष्य, है ना, ओवर कॉमन फ्यूचर या हमारा साझा भविष्य, ये एक रिपोर्ट दी थी। ये रिपोर्ट किसने दी थी? ये रिपोर्ट दी थी ब्रूटलैंड आयोग ने। समझ में आ रहा है? और इस ब्रूटलैंड आयोग ने ही सबसे पहले सतत विकास क्या होता है इसकी परिभाषा दी। ठीक है, आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट था अपना, एक द स्प्रिंग नाम की पुस्तक है। क्या नाम है? द स्प्रिंग नाम की एक पुस्तक है जिसके लेखक रोकल कॉर्सन है, जिन्होंने 1962 में यह पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में बताया कि डीडीटी के प्रयोग के कारण वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है या बहुत सारे वन्य जीव नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ब्रूटलैंड आयोग जो था उसने सतत विकास की सबसे पहले अच्छी परिभाषा दी, और उसने अपनी जो रिपोर्ट पेश करी उसका नाम था हमारा साझा भविष्य, या इंग्लिश में कहे तो ओवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले सतत विकास को लेकर जो सम्मेलन हुआ वो 1992 में हुआ, यानी कि आप कह सकते हैं 1992 में रियो कहां पर है दोस्तों? आप अगर मैप लेकर बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। तो रियो है ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील की राजधानी है रियो। तो रियो डी जेनेरियो, जिसको पूरा नाम है रियो डी जेनेरियो, वहां रियो ब्राजील में सबसे पहले एक सम्मेलन हुआ था जिसको नाम दिया गया पृथ्वी सम्मेलन। क्या नाम दिया गया? पृथ्वी सम्मेलन। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, है पूरा इसके बारे में भी अपन देखेंगे। लेकिन जो पृथ्वी सम्मेलन है ये कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, है ना, यानी कि 1992 में हुआ था, और ये कहां पर हुआ था? रियो ब्राजील में हुआ था। ये मैं पूछ सकता हूं, याद रखना।
ठीक है। और यहीं पर सबसे पहले बात, सतत विकास की एक विस्तृत रूप से पूरा विश्व सोच रहा था, यानी कि पूरे विश्व ने साझा रूप से सोचने, इस टॉपिक पर सोचने की बात कब करी, 1992 में। कहां पर, रियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, कभी ये पूछ लिया जाता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है दोस्तों, वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, यानी कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित। कई एग्जाम में पूछा गया है ये। तो अभी क्लाइमेट चेंज का भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें पूरा पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पर सिर्फ मैंने नाम दिया है कि 1997 में, है ना, यानी कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो कहां पर है, जापान में है, वहां पर सतत विकास के बारे में देखा गया। तो ऐसा देखा गया कि सतत विकास नहीं आया था, सतत विकास नहीं आया। यानी कि 1992 में हमने क्या करा, सतत विकास पर बिल्कुल बैठक रखी, लेकिन उसके 5 साल बाद भी, तो इसको बोलते हैं रियो प्लस 5। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं रियो प्लस 5। रियो प्लस 5 क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो 1992 में अगर आप 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 1997। यानी कि यहाँ पर अपन सतत विकास की बात कर रहे थे, लेकिन 1997 तक भी सतत विकास नहीं आया। सतत विकास से मतलब क्या है, मैं बिल्कुल आगे बताऊंगा सतत विकास में क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, और सतत विकास क्या होता है ये तो मैंने आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखेंगे 2000 में, सन 2000 में एमडीजी की घोषणा की गई। एमडीजी क्या होता है दोस्तों, ये इन्हें बोलते हैं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। क्या बोलते हैं इसको, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जिनकी घोषणा सन 2000 में की गई। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए। कितने लक्ष्य, 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिनको 2000 से 2015 तक प्राप्त करना था। यानी कि 2000 से शुरू करेंगे उनको प्राप्त करना, तो 2015 तक उनको प्राप्त करना था। तो कोई आपको पूछ ले, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, है ना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसको हिंदी बोलेंगे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। समझ में आ रहा है आपको। इनकी घोषणा कब हुई, सन 2000 में इनकी घोषणा हुई। और इनकी घोषणा होने के बाद आप देखेंगे इसमें 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिनको 2015 तक प्राप्त करना था। यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 2012 की बात करते हैं। 2012 में रियो प्लस 20 कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि 1992 से गिन लो 20 साल कितने हो जाएंगे, 2012। तो 2012 में रियो प्लस 20 आया। और जब यहां भी देखा गया क्या सतत विकास आया, क्या मतलब जिस बात को हम सोच रहे थे कि सतत विकास हम करना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम प्राप्त करना चाहते थे, ये हमारे जो गोल थे, क्या अचीव कर पाए कि हम नहीं कर पाए। तो 2012 में भी हमने देखा कि अचीव नहीं कर पाए। इसीलिए फिर क्या करा, क्योंकि पुराने गोल में कहीं कहीं कुछ दिक्कत थी, है ना, या फिर कुछ भी अवधारणा में दिक्कत होगी जिस कारण से हम नहीं प्राप्त कर पाए। इसीलिए फिर इन गोल को चेंज करके इनकी जगह दूसरे गोल निर्धारित किए गए। तो आप देखेंगे 2000 से 2015 तक एमडीजी वाले गोल थे, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, हिंदी में बोलेंगे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य थे, जिनको 2000 से 2015 के बीच प्राप्त करना था, लेकिन किसी कारणवश हम प्राप्त नहीं कर पाए। फिर इसी को हमने चेंज करके एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, सतत विकास लक्ष्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सतत विकास लक्ष्य, जो कि 2015 से 2030 के मध्य हमको प्राप्त करना है। समझ में आ गया। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं जो यूएन ने घोषित करे हैं, तो इनको कब से कब तक प्राप्त करना है दोस्तों। तो इसको प्राप्त करना है 2015 से लेकर के 2030 तक प्राप्त करना है। इनका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। समझ में आया आपको। यानी कि 2000 से 2015 तक एमडीजी थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, हिंदी में बोले तो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य थे। और वहीं 2015 से 30 के बीच में अभी कौन सा चल रहा है, एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि सतत विकास लक्ष्य। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इन सतत विकास लक्ष्यों के तहत 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको। इन जो एसडीजी जो है 2015 से 30 के मध्य 17 गोल निर्धारित किए गए, इसको पूरे विश्व को प्राप्त करना है। समझ में आ रहा है आपको। अब ये 17 कौन कौन से थे ये पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो 17 विकास लक्ष्य थे दोस्तों, उसमें से पहला है गरीबी को समाप्त करना, यानी क्रॉस लगा दिया इसका समझना, क्योंकि देखो बोर्ड पर सभी चीजें लिखना संभव नहीं है, है ना, इसलिए मैंने बिल्कुल एक पॉइंट में लिख दिया कि गरीबी, और यहाँ क्रॉस लगा दिया मतलब इसको समाप्त करना। यानी कि दोस्तों 17 जो विकास लक्ष्य हैं उसमें से पहला लक्ष्य जो है वो गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना। यानी कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों में पहला है गरीबी को समाप्त करना। कभी मैं पूछ लूं टेस्ट में कि बताओ पहला कौन सा है, ये कई बार ऐसे भी पूछ लेते क्रम से भी, ये बताओ पहला कौन सा है, पांचवा कौन सा है, तो आपको इस प्रकार से भी मैं याद करवा दूंगा। लेकिन अभी आप देखेंगे पहला है गरीबी, ठीक है। तो गरीबी को क्या करना है, समाप्त करना। गरीबी को पुनः समाप्त करना, यह पहला लक्ष्य रखा आपने। दूसरा रखा भूखमरी को समाप्त करना। दूसरा क्या रखा, भूखमरी को समाप्त करना, ठीक है। और तीसरा रखा आपने स्वास्थ्य, यानी कि जो भी गुणवत्तापूर्ण जो भी स्वास्थ्य हो सकता है, अच्छा से अच्छा जो स्वास्थ्य हो सकता है वो प्रदान करना, तीसरा। और चौथा है शिक्षा। तो दोस्तों आप आसानी से याद रखते हो, पहला गरीबी, फिर भूखमरी, फिर स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 4 हो गए अपने। गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर इसको याद रखना है तो आप कोई भी ट्रिक भी बना सकते हो। मैंने पहले बताया कोई रिलेट करके आप याद कर सकते हो। जैसे कि आप समझो कोई लड़का है ना, कोई लड़का है और वो बहुत गरीब है। कोई भी एक लड़का है, मान लो एक नाम मोहन नाम का कोई लड़का है, ठीक है।
मोहन जो है बहुत गरीब है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी गरीबी दूर करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, उसकी गरीबी दूर करेंगे। अब वो गरीब है इसलिए भूखे भी मर रहा होगा, तो उसकी भूखमरी भी दूर करना है। पहले गरीबी दूर करेंगे तो गरीबी के साथ में भूखमरी भी दूर करेंगे। और देखो गरीबी और भूखमरी मिट जाएगी, लेकिन उसके बाद उसका कहेंगे स्वास्थ्य पे भी, अगर वो गरीब है और भूखे मर रहा है तो कहेंगे उसका स्वास्थ्य भी दिक्कत में होगा, तो उसको फिर अपन क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, है ना, उसकी हेल्थ पर ध्यान देंगे। फिर चौथे नंबर पर जब वो गरीब नहीं रहेगा, जो भूखमरी भी उसकी मिट जाएगी, वो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, फिर उसको शिक्षा देने की बात करेंगे अपन। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके याद कर सकते हो, है ना। तो मैं सभी का नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको इस प्रकार से बता सकता हूँ। तो गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा। फिर अपन देखेंगे जब शिक्षा, अगर आप सोचो अगर मोहन को अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो उसमें क्या है, लिंग समानता नहीं रहेगी। कहने का मतलब ये है कि वो फिर क्या है, लिंग समान जो रहती, असमानता जो रहती है उसको पालन करने लग जाएगा। लिंग समानता से मतलब क्या है दोस्तों, लिंग समानता से मतलब है बेटियों में और बेटों में कोई अंतर नहीं समझना, है ना। जो कि आजकल बहुत लोग समझते हैं, बेटियों को अलग, वो समझते हैं बेटियां अलग हैं, या बेटे कुछ अलग हैं, है ना। वो समझते हैं बेटे हैं तो वो सब कुछ करेंगे और बेटियां हैं तो कुछ नहीं है, है ना। तो ये कहने का मतलब क्या है कि लिंग समानता से मतलब यही है कि लिंग समानता को बढ़ावा देना, यानी कि अगर आप बेटों और बेटियों में अंतर कर रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये पांचवा गोल आपका क्या है कि लिंग समानता पर जोर देना, ठीक है, लिंग समानता को जोड़ देना, ठीक है। तो पहला हो गया गरीबी, दूसरा हो गया भूखमरी, तीसरा हो गया आपका स्वास्थ्य, चौथा शिक्षा और पांचवा लिंग समानता। और छठा है जब लिंग समानता, अगर सोचो अगर लिंग समानता नहीं आई तो क्या करेंगे आप, मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप सोचो कि मोहन कोई लड़का है, अगर वो है गरीब है, ठीक है, गरीब के साथ साथ वो भूखे भी मर रहा है, जब भूखे मरेगा तो क्या होगा, बीमार होगा, स्वास्थ्य भी सही नहीं है उसका, जब स्वास्थ्य भी सही नहीं है तो उसको शिक्षा भी नहीं मिलेगी, और जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, लिंग असमानता को जन्म देगा, है ना। तो ये 5 ऐसे याद रखते हो। और लिंग असमानता को जन्म देगा, हो सकता है उसकी बहन है तो फिर उस बहन पर अत्याचार करेगा और क्या बोलेगा, क्या तू पानी भर के ला। तो ये स्वच्छ जल ऐसे याद रख लेंगे आप। तो छठे पे है स्वच्छ जल और शौचालय। मैं याद करने के लिए रिलेट कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना, बाकी उनका कोई संबंध नहीं है मोहन का, उसके बहन को, जो भी है ना। तो सिंपल सा, पहला गरीबी, फिर भूखमरी, फिर स्वास्थ्य, फिर शिक्षा, फिर लिंग समानता और स्वच्छ जल और शौचालय, ठीक है, ये छठा लक्ष्य है। फिर आगे आते हैं, जब स्वच्छ जल और शौचालय मिल जाएगा तो नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा जो है अपने को यूज करना है वो कैसी होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। क्योंकि अपन पढ़ ही रहे हैं सतत विकास, यानी कि विकास ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाए और वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ में आने वाली पीढ़ी को भी उस तक भी पहुंचे और उसको भी लाभदायक हो, ठीक है। तो अगर बढ़ रहे हैं अपन, लिंग समानता हो गया, स्वच्छ जल शौचालय हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। तो 7वें पे कौन सा है, नवीकरणीय ऊर्जा। और 8वें पे है जब ऊर्जा मिल जाएगी, पानी मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए, रोजगार भी चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत तो रोजगार है। तो 8वें नंबर पे याद रखना रोजगार व आर्थिक विकास। तो ये 8वां नंबर हो गया रोजगार व आर्थिक विकास। आपको याद हो गया होगा बिल्कुल। पहला क्या है, गरीबी, दूसरा है भूखमरी, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है शिक्षा, पांचवा है लिंग समानता, छठा है स्वच्छ जल और शौचालय, 7वां नवीकरणीय ऊर्जा, 8वां रोजगार व आर्थिक विकास। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, 9वां है उद्योग व बुनियादी सुविधाएं। 9वां क्या है, उद्योग और बुनियादी सुविधाएं। तो देखो जब रोजगार मिलेगा कहीं कहीं उद्योग धंधे लगने लग जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि आप रिलेट करके याद कर सकते हो, है ना। पहली बात तो आप एक बार देख लोगे तो आपको कई बार क्या ऑप्शन में ऐसे दे देते, बताओ सतत विकास लक्ष्य में इनमें से क्या नहीं है। तो अगर आपको एक बार अगर आपने देख भी रखी है तो आपको पता चल जाएगा भैया ये 3 तो हैं और ये अगला ये वाला नहीं है ना। इसलिए आप ये याद रखना सिंपल सा। तो उद्योग व बुनियादी सुविधाएं और असमानता है। देखो कई बार क्या होता है देश में कहीं देखो आप उद्योग धंधे लगेंगे ना, आप सोचो अगर उद्योग धंधे एक ही तरफ लग गए हैं, यानी एक राज्य में लगे, जैसे गुजरात में लग गए, है ना, महाराष्ट्र में लग गए, लेकिन कहीं बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जहाँ पर लगे ही नहीं, तो वो क्या असमानता हो गई। तो उन असमानता को दूर करने के लिए तो असमानता को समाप्त करना ये भी इस लक्ष्य में रखा गया है, ठीक है। फिर है आगे देखेंगे आप, ये टिकाऊ शहरी विकास, है ना, सुव्यवस्थित एवं टिकाऊ शहरी विकास। देखो शहरी का विकास जो करना है वो कैसा करना है, आपको टिकाऊ शहरी विकास करना है। जैसे आप देख रहे हैं इंदौर है या बहुत सारी जो सिटी आप देख रहे हैं हर बार वो अव्वल आती है कहेंगे स्वच्छता के मामले में। तो ये टिकाऊ शहरी विकास अच्छा होना चाहिए। ये आपका 11वां है। 12वां है उत्तरदायी एवं उपभोग अच्छा होना, यानी कि जो उपभोग होगा या उत्पादन होगा वो उत्तरदायी होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। ये आपका 12वां। फिर 13वां है जलवायु परिवर्तन और निवारण, ठीक है। ज्यादा मैं टॉपिक में अंदर नहीं जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि इनको समझाने बैठूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। इसलिए अपन अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो बता देना, मैं बता दूंगा आपको। तो जलवायु परिवर्तन और निवारण, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज है इसका निवारण कैसे करें, ये भी सतत विकास लक्ष्य में है। फिर अगला है जलीय जीवन का संरक्षण करना। जलीय जीवन से मतलब क्या है दोस्तों, जो समुद्रों में जो पाए जाते हैं जीव जंतु हैं, है ना, पानी में पाए जाते हैं, चाहे मछलियां मगरमच्छ जो भी हैं, इन सभी का संरक्षण करना भी सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत आता है। फिर है स्थलीय जीवन, यानी कि स्थलीय जीवन से मतलब क्या है दोस्तों, जो स्थल पर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ा है, टाइगर हो गया, है ना, चाहे वो दुनिया भर के जितने भी आप हाथी देख लो, इन सबके संरक्षण के लिए अपन योजनाएं चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये किससे संबंधित, स्थलीय जीव जो हैं इनके संरक्षण के लिए जैव विविधता भी इसमें आ जाएगी। तो स्थलीय जीवन का संरक्षण करना ये आपका 15वां है। 14वां है जलीय जीवन का संरक्षण करना और 16वां है सबके लिए न्याय। ऐसा नहीं हो कि न्याय जो है जो ज्यादा पैसे वाले हैं, है ना,
या फिर जो इफर्ट कर पाते हैं उनको न्याय मिले, बाकी लोगों को न्याय नहीं मिले। जैसा कि होता है कई बार, क्या होता है जो गरीब लोग बेचारे भटकते रहते हैं, कई बार न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये न्याय सबके लिए होना चाहिए, है ना, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबके लिए। तो ये 16वां सबके लिए न्याय भी है। और 17वां है वैश्विक जिम्मेदारी एवं सहभागिता, यानी कि पूरे विश्व को साथ में रहकर क्या करना, अपनी जिम्मेदारियों का निभाना है। जैसे कि माना कि जलवायु परिवर्तन पर तो पूरे विश्व को साथ में आना चाहिए, है ना, और जलवायु परिवर्तन को निपटना चाहिए। ऐसा नहीं एक देश ही, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक विस्तृत अवधारणा है ना। इस प्रकार से जैसे प्रदूषण देख लें तो प्रदूषण ऐसा नहीं, प्रदूषण भी विस्तृत अवधारणा है। तो जब ये बड़ी बड़ी अवधारणा है, इनको पूरे विश्व साथ में रहकर ही, जैसे आतंकवाद से लड़ना है, क्या अकेला देश लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता। पूरे विश्व को साथ आना पड़ेगा दोस्तों, तभी हम लड़ सकते हैं। इसलिए क्या बोल रहा है कि वैश्विक जिम्मेदारी एवं सहभागिता भी आएगी। तो आपको क्रम से याद होना हो, एक बहुत बढ़िया बात याद रखना कि कौन कौन सी जो है 17 विकास लक्ष्य में क्या क्या बातें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले भैया स्वास्थ्य है कि नहीं है, तो भैया स्वास्थ्य है। आपसे पूछ ले शिक्षा है कि नहीं इसमें, बिल्कुल शिक्षा भी है। आपको पूछ ले गरीबी है कि नहीं इसमें, तो बिल्कुल गरीबी भी है ना। आपको इसमें भूखमरी पूछ ले तो भूखमरी है कि नहीं है। रोजगार का है कि नहीं है। जैव विविधता आप देख सकते हैं, जलीय जीवन में तो यहाँ भी है कि नहीं है। स्थलीय जीवन का है कि नहीं है। जलवायु परिवर्तन है कि नहीं है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि जो असमानताएं दूर करना, है ना, सुव्यवस्थित एवं टिकाऊ शहरी विकास, इस प्रकार से ये सभी चीजें जो हैं आप देख सकते हैं कि 17 जो अपने गोल हैं उन 17 गोल में हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से 17 गोल हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखना है 2015 से 30 के बीच में प्राप्त करना है। इनका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि सतत विकास लक्ष्य, जो कि 17 है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने यहाँ पर लिख दी है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप। जैसे ही कुछ इन गोल को 17 विकास लक्ष्य को जीरो गोल्स भी बोलते हैं। जीरो गोल्स क्यों बोलते हैं बताओ? क्योंकि देखो इन सभी को अपने जीरो करना है, मतलब गरीबी को बिल्कुल समाप्त कर देना है, भूखमरी को बिल्कुल ही समाप्त कर देना है ना, स्वास्थ्य को बिल्कुल अच्छा कर देना है। मतलब कोई भी मतलब ऐसा नहीं हो कि जो स्वास्थ्य से दिक्कत में हो या बीमार हो, मतलब हमको बिल्कुल सही कर देना है। शिक्षा सब तक पहुंच जाए, इस प्रकार की चीजें, इसलिए बोलेंगे अपन जीरो गोल्स, है ना, इनको जीरो गोल्स भी बोलते हैं। तो कभी आपको पूछ लें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है जीरो गोल्स कौन से, यही SDG जो है इसको जीरो गोल्स भी बोलते हैं। अगला है SDG इंडिया इंडेक्स। दोस्तों ये इंडेक्स अभी दिसंबर 2019 में जारी हुआ था, जो नीति आयोग जारी करता है। नाम है SDG इंडिया इंडेक्स। कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। नाम है SDG इंडिया इंडेक्स 2019-20, जो कि नीति आयोग जारी करता है। और इस इंडेक्स के अनुसार दोस्तों अपने देश में कौन सा राज्य ऐसा है जो ज्यादा या अच्छा सतत विकास कर रहा है, तो वो राज्य आप देखें पहले नंबर पे केरल। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि SDG जो इंडेक्स है, SDG जो इंडेक्स है, इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो वो केरल है। और अंतिम स्थान पर कौन है? तो वो बिहार है। आपको पता होना चाहिए कि सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत अच्छा काम कौन कर रहा है अपने देश में? केरल अच्छा कर रहा है। और सबसे खराब काम या कह सकते सबसे लास्ट में कौन है? तो वो बिहार है। ठीक है, दूसरी बात आपने एक वो पढ़ा होगा कि भारत का सबसे अच्छा या सबसे स्वस्थ शहर कौन सा है, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है और सबसे गंदा शहर कौन सा है? तो आपने देखा होगा इंदौर जो है, MP का इंदौर, जो कई साल से आप देख रहे हैं लगातार फर्स्ट स्थान पर आ रहा है। तो इंदौर सबसे स्वस्थ है या सबसे स्वच्छ है। और जो कानपुर है, ये कानपुर जो पूरे विश्व स्तर पर एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें विश्व का सबसे गंदा शहर भी कहा गया था इसको, कानपुर को। कानपुर कहाँ पर है? यूपी में। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों आपको याद हो गई होगी। एक क्विक रिवीजन में आपको करवाता हूँ, सतत विकास क्या है, कहाँ से क्या क्या चीजें आई, एक बार पुनः आप देख लेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो देख लिया है तो पहली बात तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे हों जो पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ अभी आपको मैं रिवीजन करूंगा, आपको याद हो जाएगा। और जब याद हो जाए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, पहली बात सतत विकास क्या है? तो सतत विकास का सिंपल से मतलब है दोस्तों कि वैसा विकास जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाए, यानी कि पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है दोस्तों हमको, और विकास भी करना है ना। मतलब विकास ऐसा करना है कि पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचे और अपना विकास भी होता रहे, और साथ साथ में अभी वर्तमान पीढ़ी को तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन भविष्य की आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर अपने को विकास करना है। ठीक है, समझ आया आपको? तो ये तो हो गया आपका सतत विकास। फिर सबसे पहले आपने देखा होगा एक पुस्तक थी जिसका नाम है द स्प्रिंग। क्या नाम है? द स्प्रिंग पुस्तक, है ना। तो द स्प्रिंग पुस्तक जो है ये किसकी थी? रोकल पोर्सन की थी, जो कि 1962 में आई थी। और इसमें बताया गया कि जो DDT नामक जो रसायन है, इसके कारण क्या हो रहा है? वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है। ये एक बात समझ आ गई आपको? द स्प्रिंग नामक पुस्तक है जो कि रोकल पोर्सन की है, जो 1962 में आई थी। और इसमें बताया गया कि DDT के कारण क्या हो रहा है? वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक ब्रुटलैंड आयोग था जिसने अपने एक रिपोर्ट साझा करी, इसका नाम है हमारा साझा भविष्य। और इसी में सबसे पहले बताया गया कि सतत विकास की परिभाषा क्या हो सकती है। समझ आया? ये दो बातें। तीसरी बात आप पढ़ेंगे 1992 में, 1992 में क्या है, रियो में ब्राजील में एक सम्मेलन हुआ था, इसको पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। और यहाँ पर सतत विकास की बात की गई थी। लेकिन फिर देखा कि 92 के बाद में 97 तक, यानी 5 साल बाद देखा, जिसको बोलते हैं रियो +5। तो 5 साल में क्या सतत विकास आया? क्योटो जापान में जब ये बैठक हुई देखा सतत विकास नहीं आया। फिर 2000 में इसीलिए सतत विकास नहीं आया था, इसीलिए
लिए 2000 में क्या करा हमने, एक गोल निर्धारित करे, एमडीजी की घोषणा करी, जो कि 8 लक्ष्य थे और उनको 2015 तक हमको प्राप्त करना था। ठीक है, एमडीजी का मतलब बार बार बोल रहा हूँ क्या होता है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। जब हमने देखा कि 2000 से 2015 तक ये भी नहीं आया, तो फिर हमने क्या करा, 2015 से 2030 तक फिर नए विकास लक्ष्य घोषित करे, जिनका नाम है एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हिंदी में बोलेंगे तो सतत विकास लक्ष्य। इसके अंतर्गत 17 लक्ष्य हैं, तो आपने बिल्कुल ध्यान दिया होगा। पहला है गरीबी, दूसरा भूखमरी, तीसरा स्वास्थ्य, फिर शिक्षा, लिंग समानता, स्वच्छ जल और शौचालय, नवीकरणीय ऊर्जा, रोजगार व आर्थिक विकास, उद्योग व बुनियादी सुविधाएं, असमानता को दूर करना, स्वस्थ एवं सुव्यवस्थित एवं टिकाऊ शहरी विकास, उत्तरदायी उपभोग एवं, है ना, ये देख सकते हैं आप, और जलवायु परिवर्तन और निवारण, जलीय जीवन को संरक्षित करना, स्थलीय जीवन को संरक्षित करना, सबके लिए न्याय होना और वैश्विक सहभागिता के साथ में सतत विकास को लाना, है ना। इस प्रकार से आप चीजें देख सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बताया आपको कि एसडीजी को क्या बोलते हैं, जीरो गोल्स भी बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर गरीबी को बिल्कुल समाप्त करने की बात हो रही है, भूखमरी को समाप्त करने की बात हो रही है, इसलिए इसको एसडीजी को जीरो गोल्स भी बोलते हैं। और आप देखेंगे एक एसडीजी इंडेक्स आया था, उसमें केरल जो है प्रथम स्थान पर है और लास्ट में है बिहार, और भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो आप देख सकते हैं वो इंदौर है, और सबसे प्रदूषित शहर जो है वो कानपुर है। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और आपसे निवेदन है इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें, और अभी तक आपने अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको बताना है बोर्ड पर पढ़ाना कैसा लगा आप जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।